नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये खास शो न्यूज एट 10, जिसमें दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की करेंगी समीक्षा। बैठक में साइबर सुरक्षा के साथ ही वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं पर चर्चा संभव। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया आरोप। कहा, यूपीए सरकार ने दी थी लेटरल एंट्री की अवधारणा। एनडीए पिछली सरकार की इस सिफारिश को पारदर्शी तरीके से कर रही है लागू। हिंदू समुदाय पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में निकाली रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की ओर ध्यान आकर्षित करना है उद्देश्य। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा आज होगी संपन्न। इस वर्ष 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पावन पर्व। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का लें संकल्प। तो खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में पिछले 1 साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंकों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में बैंकों के डिपॉजिट में वृद्धि, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और एसेट क्वालिटी समेत कई वित्तीय स्थिति के प्रमुख मानकों पर फोकस रहेगा। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक होगी। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नौकरशाही में लेटरल एंट्री के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया है और यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा, इस बात पर भी कहा कि प्रशासन में सुधार होगा। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि इस कदम से देश में आरक्षण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या के खिलाफ डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है और आज 8वां दिन है। एम्स और दूसरे अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर सांकेतिक तौर पर मरीजों का इलाज भी करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, प्रसूति और स्त्री रोग, बाल चिकित्सा, आंखों की दिक्कत, हड्डी रोग सहित लगभग 36 स्पेशलिटी की ओपीडी सेवाएं देंगे। सभी अस्पतालों में पहले की तरह इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी।
डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है। इससे पहले रविवार को फाइमा के एक डेलीगेशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारियों से मुलाकात की थी और एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के सामने अपनी मांगे रखी थी। और 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस बीच एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वे आज दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर सुबह 11 बजे से मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। डॉक्टरों ने केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एम्स अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। और फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रसन्नजीत कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है ये जारी है और डॉक्टर्स की स्ट्राइक जारी है और लगातार देश भर में रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। 9 अगस्त को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या का ये जो पूरा मामला है, देश भर में इसके खिलाफ रोष है, आक्रोश है। कोलकाता सहित देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुस्सा जायज़ भी है और इस बीच दिल्ली के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वे आज दिल्ली में निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर सुबह 11 बजे से मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे। और कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रसन्नजीत, पूरे देश में जिस तरह से रोष देखने को मिल रहा है, आक्रोश देखने को मिल रहा है, मामला भी ऐसा है जिस पर सभी चाहते हैं कि न्याय मिले उस बेटी को और उस दिशा में लगातार ये जिस तरह से जो आंदोलन है तमाम डॉक्टर्स का, वो भी जिस तरह से आज सुबह 11 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वो मुफ्त ओपीडी सेवा देंगे। तो ये जो जिस तरह से आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, कोलकाता में क्या है और अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए साला, पहले तो ये बता दूं कि कोलकाता में भी सारे ओपीडी, कोलकाता और पश्चिम बंगाल में सारे ओपीडी बंद है और डॉक्टर अपने अपने जगह पर जो धरने पे है या जो भी प्रोटेस्ट है, तरह तरह की प्रोटेस्ट और धरने चल रहा है। और ये सिर्फ जैसे आपने भी बताया वैसा ही कि ये अब डॉक्टर की मांगों के बीच अटका नहीं है, ये समाज के लोगों की मांग हो चुके हैं और ये उन भाइयों की मांग हो चुके हैं, वो माँ की मांग हो चुके हैं। तो ये ऐसे है कि ये कोई राजनीति के दायरे में अभी ममता बनर्जी कोशिश में है कि जैसे भी हो इसको राजनीति की दायरे में डाला जाए, लेकिन राजनीति काफी पीछे रह गया है। राजनीति की लोग भी है साथ में, लेकिन पीछे रह गया है। राजनीति साथ दे रहा है समाज की, क्योंकि ये समाज की मांग है अभी। एक बात पहला लोगों की मन में एक ही सवाल है, सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक रेप की घटना है तो इतनी भयंकर तरीका से मर्डर करने का क्या जरूरत? अगर ये मर्डर करना है तो इसके पीछे कारण क्या है? तो ये सब लेके जो जिस तरह से ममता सरकार इसे दबाने की कोशिश की, तो ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अगर प्रसन्नजीत जांच की बात की जाए तो जांच कहां तक जाते हुए नजर आ रही है? देखिए, जैसे जहां तक हमें सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जांच एक ऐसी जगह पर है, काफी नाजुक स्थिति में है जांच, क्योंकि कई तरह की जो आधुनिक प्रयुक्ति है, मेडिकल साइंस की प्रयुक्ति है, ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है तो इस जांच में। तो ये काफी नाजुक स्थिति में है और कभी भी हो सकता है कि सीबीआई की तरफ से एक ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन जो भी हो ये अदालत के सामने सीबीआई को पेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी
जांच है, ये अदालत की निगरानी में है। और साथ में एक और साथ में एक और बता दूं कि महामहिम ने इसके ऊपर संज्ञान लिए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी लिए हैं। महामहिम हो सकता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से भी मिलने का कोशिश करे और आज कोलकाता से दिल्ली जाए, तो इसका भी एक हमें पता चल रहा है। सहला, जिस तरह से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, आपने भी बताया, तो क्या कुछ ये उम्मीद कर सकते हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए और अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए भी कुछ निर्देश जारी हो सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें ये घटना पूरी तरह से एक चीज को उजागर कर दिया है कि एक तो हमारे देश में एक समस्या है कि कुछ भी हो जाए तो हम जैसे पेशेंट पार्टी लोग हैं, हर जगह पे डॉक्टर के ऊपर या बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके ऊपर आक्रमण एक आम घटना बन चुके हैं। तो ये भी एक डॉक्टरों की मांग काफी दिनों से है कि जो गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करते हैं या किसी दूसरे जगह पे अर्बन हेल्थ सेंटर में काम करते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं रेसिडेंट डॉक्टर के हिसाब से, इनके ऊपर आक्रमण एक आम घटना है। और उसके बाद कोई जो इस तरह की एक लोगों को जिन्होंने आक्रमण किया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो या डॉक्टर की सेफ्टी के लिए कोई कानून हो या कुछ तरह की सुरक्षा प्रबंध हो, ऐसा काफी दिनों से डॉक्टरों का मांग है। और ये जो घटना है आरजीकर की, ये एकदम उंगली दिखाकर साबित कर दिया है कि डॉक्टर अपने कार्य क्षेत्र में भी कितना असुरक्षित है। और तो ये सब कुछ मिला के एक तो है कि ये लेडी डॉक्टर का जो न्याय मिले, ये मांग है। साथ में कार्य क्षेत्र में सबका सुरक्षा मिले, चाहे हो डॉक्टर हो, चाहे हो नर्सेस हो, चाहे हो बाकी जो हेल्थ सर्विसेज की लोग हो, सबको। क्योंकि अगर अपने कार्य क्षेत्र में लोग सुरक्षित नहीं है तो बाकी मरीजों को बचाने की काम वो कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, महिला को सम्मान से जीने की और सुरक्षित वर्क प्लेस पर सुरक्षित रहने के उसका जो अधिकार है वो मिले, उसको लेकर इस बीच देश के जो 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सख्त कानून की वकालत की है। और तो और अब देखने को मिल रहा है कि टीएमसी के बीच से भी विरोध की आवाज उठ रही है और महिला डॉक्टर के पक्ष में आवाज उठ रही है। हाँ सर, ये तो होना ही है, क्योंकि अब देखिए राजनीति की जगह पे है, लेकिन बेटी की बाप, बेटी की माँ, उनका भी तो कुछ अलग सा दिल हुआ करता है ना। तो ये जो सुखेंदु शेखर राय जो राज्यसभा की सांसद है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ये डॉक्टर शांतनु हुसैन, ये जिनका बेटी इत्तेफाक से आरजीकर का ही स्टूडेंट है, तो ये सब लोग अपना नाराजगी जताना शुरू कर दिए हैं। और मैं कहूँ कि तृणमूल कांग्रेस को वैसे पूरे बंगाल में दिखाई नहीं दे रहा है पिछले 9 अगस्त से। जो कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने सोशल मीडिया पर कहने की कोशिश में है, तो लोगों की गुस्सा और आक्रोश इनकी खिलाफ जिस तरह से भड़क जा रहा है, तो ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को घर में बंद रखना ही ठीक समझा। अब आज रक्षाबंधन है, ममता बनर्जी हर रक्षाबंधन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती है। हमें देखना है कि वो बाहर निकलती है कि नहीं, बाहर निकल के वो किस तरह की प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और किस तरह से संबोधन करते हैं कि नहीं, इसके इंतजार में है हम। सहला, चलिए आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों से ये अपडेट साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज नई दिल्ली में नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। डॉक्टर देउबा भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। मंत्रालय ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में प्राथमिकता वाला देश है। इसमें कहा गया कि इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर चर्चा और समीक्षा करने का अवसर मिलेगा और संबंधों को आगे बढ़ाने में ये मददगार साबित होगा। जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा आज से भारत के दौरे पर रहेंगी। विदेश मंत्री योको कामिकावा दोनों देशों के बीच होने वाली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगी। भारत और जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में मंगलवार को होगी।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भाग लेंगे। जापान की ओर से विदेश मंत्री यूको कामिकावा और रक्षा मंत्री मिनोरू केहारा बैठक में शामिल होंगे। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की पिछली 2 बैठकें 2019 में नई दिल्ली में और 2022 में टोक्यो में हो चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि जापान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत आपसी सुरक्षा और रक्षा सहयोग प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से की गई है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के रक्षा और विदेश मंत्री के साथ भी एक साथ बैठकें करता रहा है। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। वे CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कल से नई दिल्ली में हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति की कॉन्क्लेव में भागीदारी भारत और जिम्बाब्वे के बीच मजबूत संबंधों को उजागर करती है और अफ्रीका के साथ अधिक मजबूत और सहयोगात्मक संबंध के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अनवर बिन इब्राहिम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। मंत्रालय ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की यात्रा भविष्य के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक एजेंडा तैयार करके भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर इसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा ने देश में एमपॉक्स की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर पी के मिश्रा ने निर्देश दिया कि बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बीमारी के संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने और निगरानी प्रणाली को समय पर सूचना देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि अभी तक देश में एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान आकलन के अनुसार निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को सूचित किया गया कि एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के बीच स्वसीमित होता है। एमपॉक्स के मरीज आमतौर पर सहायक चिकित्सा देखभाल और प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। एमपॉक्स का संचरण संक्रमित रोगी के साथ लंबे समय तक और निकट संपर्क से होता है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक में कल एक दूध के टैंकर के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना नवीन कसारा घाट के पास हुई। हादसे में 4 अन्य गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचा। राहत कार्य शुरू किया गया। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधाएं आ रही थीं। रस्सी की मदद से आपदा प्रबंधन दल के कर्मी नीचे उतरे और गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद घायलों को एम्बुलेंस द्वारा तत्काल कसारा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा आज पवित्र छड़ी और विशेष पूजा के साथ संपन्न हो जाएगी। इस वर्ष यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 2 दशक में चौथी बार ऐसा हुआ है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। आज ही श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होगी।
छड़ी मुबारक कल महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधु संतों के साथ 14,800 फुट की ऊंचाई वाले महागुंज टॉप के रास्ते आधार शिविर पंजतरणी पहुंच गई। पंजतरणी में रात्रि विश्राम के बाद आज छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी और इसी के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। सुबह श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पारंपरिक पूजन और अनुष्ठान किए जाएंगे। और अब बात रक्षाबंधन की। भाई बहनों के बीच विशेष प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनकी समृद्धि और उनके स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में साथ देने का वचन देते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरह से बाज़ारों में रंग बिरंगी राखियां हैं और महिलाएं ख़रीदारी करते हुए। और ख़ास बात इस बार जो देखने को मिल रही है वो ये है कि वोकल फॉर लोकल पर विशेष फोकस रहा है। स्थानीय जो उत्पाद हैं, स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए स्थानीय राखियों की विशेष मांग रही है। लोगों ने बढ़ चढ़ के ख़रीदारी की है और महिलाओं ने ख़ास तौर पर जो हमारे देश में बनी हुई धागे हैं, हमारे देश की राखियां, उनको पसंद किया है, उनको खरीदा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, कहा है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। भाई बहन के बीच प्रेम और आपसी विश्वास की भावना पर आधारित ये त्योहार सभी बहन बेटियों के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना का संचार करता है। मैं चाहूंगी कि इस पर्व के दिन सभी देशवासी हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लें। तो बड़ा मैसेज जो दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, वो बहनों के प्रति सम्मान का दिया है, उनकी सुरक्षा का दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के असीम स्नेह के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के इस पर्व पर सभी के सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने रक्षाबंधन के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाने की व्यवस्था भी की है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को ऑनलाइन क्यूआर टिकट खरीदने के लिए डीएमआरसी मोमेंटम 2, व्हाट्सएप, पेटीएम, अमेजॉन जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने की भी व्यवस्था की गई है। और उरी नियंत्रण रेखा पर स्थानीय महिलाओं ने सेना के साथ रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने ड्यूटी में तैनात सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना की। और जब देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो फिर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी रक्षाबंधन के इस पवित्र अवसर पर पुरी के समुद्र तट पर रेत की कलाकृति बनाई है, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत नजर आ रही है।
आज रक्षाबंधन है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है। भाई बहन के इस पवित्र बंधन के त्योहार को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की यह रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन है और सुबह से ही चारों तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोई भाई के यहाँ जाने की तैयारी कर रहा है तो कोई भाई के आने के स्वागत की तैयारी कर रहा है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का सबसे खूबसूरत और अनोखा त्योहार। इस त्योहार को क्यों मनाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं, कई सारी किंवदंतियां भी इस पर दी गई हैं। इनके बारे में भी आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि आज देश में भिन्न भिन्न जगहों से किस तरीके से रक्षाबंधन लोग मना रहे हैं और कौन कौन सी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। रक्षाबंधन की कहानी कई देवी देवताओं और घटनाओं से जुड़ी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के पवित्र रिश्ते की कहानी। राखी का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महाभारत के समय युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण के अंगुली में चोट लग गया तो यह देख करके द्रौपदी को कष्ट हुआ और द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ करके और उनके अंगुली में बांध दिया, जिससे कि खून रुक गया। तभी से भगवान श्री कृष्ण और उनका बहन और भाई का रिश्ता ये हो गया और भाई अपने बहन की रक्षा के लिए हमेशा ये राखी का पर्व मनाता है। वैसे ही एक कहानी दैत्य वृत्तासुर और भगवान इंद्र से संबंधित है। एक बार दैत्य वृत्तासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्तासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। आज सुबह से ही भाई बहन पूरी तैयारी में लगे हैं। बहनें भाई को राखी बांध रही हैं तो वहीं बदले में भाई बहनों को अलग अलग तरीके से उपहार दे रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, अब उसकी एक झलक देखिए। आपने भी देखा कि कैसे भाई बहन एक दूसरे के साथ ये त्योहार मनाते में खुशियां भी बांट रहे हैं। तो यदि आप भी हैं साथ में तो आप भी इन खुशियों को दुगना कीजिए और इस त्योहार का मजा लीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी राखी पहुंच गई होगी और यकीनन आपका उपहार भी आप तक आ ही गया होगा। और रहा सवाल साथ रहने का, तो टेक्नोलॉजी ने इतना तो हमें सुविधा दे ही दी है कि हम व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो कॉल करके अपने भाई के नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो आप भी जाइए और खुशियों का आनंद लीजिए और बहुत सारी खुशियां और हर्षोल्लास के साथ में आज का ये राखी का पर्व मनाइए। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी सभी लाडली बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के संकल्प के अनुरूप सभी बहनों को हर तरह से सशक्त करेंगे। मेरी लाडली बहनों, आप सबको प्रणाम और सभी प्रिय बहनों को राखी की, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहनें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त हों, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज श्रावणी पूर्णिमा है और प्रतिवर्ष आज के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश विदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर संस्कृत भाषा में ही अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
केंद्रीय मंत्री ने अपने संदेश में लिखा है कि संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृत भाषा में केवल ज्ञान सागर के बहुमूल्य शास्त्रों की रचना ही नहीं हुई, बल्कि संस्कृत साहित्य ने विश्व साहित्य का मार्गदर्शन किया है। विश्व संस्कृत दिवस पर मैं उन सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संस्कृत के संरक्षण और प्रचार प्रसार में योगदान दिया। आइए इस अवसर पर हम अपने देव भाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें। और सावन का 5वां सोमवार आज है। इस बार का सावन ये सोमवार बेहद अद्भुत बताया जा रहा है। 5वें सोमवार के अवसर पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भोर से ही श्रद्धालु आस्था और उल्लास के साथ भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इस अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी, तो वहीं गुजरात के नवसारी में श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सावन माह के आखिरी सोमवार के अवसर पर यूपी के प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। अंतिम सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती की गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर किए गए यूनिसेफ के उस पोस्ट के लिए शुक्रिया अदा किया है, जिसमें यूनिसेफ ने मुख्यमंत्री द्वारा किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सैनिटेशन और हाइजीन योजना को अनूठी पहल बताकर उसकी प्रशंसा की है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश के किशोरों और बच्चों के लिए काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता देने के लिए यूनिसेफ इंडिया को हार्दिक धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि इतना सुंदर चित्रण बनाने के लिए गौरंगी शर्मा को धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 11 अगस्त को भोपाल में आयोजित छात्राओं के संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में समग्र शिक्षा के अंतर्गत सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख छात्राओं के खाते में 57 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि अंतरित की थी। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में कक्षा 7 से लेकर 12 तक की छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए राशि अंतरित की गई है। योजना में विद्यालयों और महाविद्यालयों की छात्राओं को स्वच्छता के महत्व और उनके उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। ये योजना स्कूल शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित हो रही है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक विधानसभा से पारित हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक के पारित होने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राज्य आंदोलनकारी हमारे लिए सदैव सम्माननीय रहे हैं और हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस विधेयक के पारित होने से राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिल सकेगी। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का
बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब कानूनी रूप से ये विधेयक बनकर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली में रविवार को पूरे दिन बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। देश भर में मॉनसून सक्रिय है। बारिश के चलते ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से संगम घाट डूब गया है। वहीं लेटे हनुमान जी के पास तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट किया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले एक दशक में भारतीय खिलौना उद्योग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सरकार की कई सकारात्मक पहलों के चलते भारत ने खिलौनों के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की है। जानकारी के अनुसार भारतीय खिलौना उद्योग ने करीब $523 मिलियन के निर्यात के साथ $517 मिलियन के आयात को पीछे छोड़ दिया है। कुछ साल पहले तक भारतीय बाजार में मेड इन चाइना खिलौनों की भरमार थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आज भारतीय खिलौने 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहे हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, डेनमार्क और यहां तक कि चीन भी शामिल है। सरकार का मानना है कि अगला कदम ऑनलाइन माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाना है। सरकार का लक्ष्य मेड इन इंडिया खिलौनों के लिए वैश्विक बाजार बनाना है। इसके लिए सरकार ने कई पहल की शुरुआत की है। साल 2014-15 से 2022-23 के बीच भारतीय खिलौने, खेल सामग्री और खेल उपकरणों का निर्यात 239% बढ़ा है, जबकि आयात 52% घटा है। वर्तमान में भारतीय खिलौना बाजार का आकार $1.7 बिलियन है और साल 2023 तक इसके $4 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और चीन को छोड़कर भारत में अनुबंध पर आईफोन का उत्पादन करने वाली फॉक्सकॉन का भारत में कारोबार 2024 तक $10 अरब के पार हो गया है। कंपनी के चेयरमैन यंग लियू ने ये जानकारी दी है। कंपनी के मुताबिक फॉक्सकॉन ने अब तक भारत में $1.4 अरब का निवेश किया है। लियू ने कहा है कि पिछले साल तक हमने $10 अरब से अधिक का कारोबार किया है। हम आने वाले साल में और भी बहुत कुछ करेंगे। लियू ने कहा कि भारत तेजी से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और फॉक्सकॉन इस विकास का हिस्सा बनना चाहता है। लियू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ अपनी करीब एक सप्ताह लंबी भारत यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में फॉक्सकॉन के निवेश पर चर्चा की। गौरतलब है कि फॉक्सकॉन एक ताइवानी कंपनी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी भी है। ये कंपनी ज्यादातर आईफोन और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स बनाती है। हाल ही में कंपनी चिप बनाने में कारोबार में भी बढ़ रही है। फॉक्सकॉन के भारतीय संयंत्र में फिलहाल करीब 48,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनमें से 70% महिलाएं हैं। तमिलनाडु का ये प्लांट देश में महिलाओं की सबसे बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला संयंत्र है। और रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। तेज आर्थिक वृद्धि और कंपनी संचालन पर बढ़ते जोर के बीच भारत को 2030 तक करीब 1 लाख कंपनी सचिवों की आवश्यकता होगी। ये कहना है कंपनी सचिवों के शीर्ष निकाय ICSI का। वर्तमान में 73,000 से अधिक कंपनी सचिव हैं।
कंपनी सचिव विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं के साथ कंपनियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में कॉरपोरेट प्रशासन ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के अध्यक्ष वी नरसिम्हन का कहना है कि आज देश की अर्थव्यवस्था को देखने के नजरिए में महत्वपूर्ण बदलाव आया है और कंपनी सचिव भारत को दुनिया के सबसे पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा कि भारत को 2030 तक करीब 1 लाख कंपनी सचिवों की आवश्यकता होगी। विभिन्न अनुमानों के अनुसार भारत के 2030 तक 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की उम्मीद है। इस साल जनवरी में वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था वित्तीय क्षेत्र और हालिया और भविष्य के संरचनात्मक सुधारों के दम पर आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% से अधिक की दर से बढ़ने की उम्मीद है। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के लिए अगले दौर की बातचीत आज से सिडनी में शुरू करेंगे। इस बातचीत में दोनों पक्षों के बीच समझौते से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति बनने की संभावना है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। दोनों देश पहले से ही एक अंतरिम समझौता लागू कर चुके हैं और व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के तहत इसका दायरा बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक कण की मिलावट का पता लगाने के तरीके विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरता हुआ खतरा माना गया है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इस हफ्ते 7 IPO खुलने जा रहे हैं, वहीं 5 IPO की लिस्टिंग भी होगी। इस हफ्ते जिन 7 कंपनियों के IPO खुलेंगे उनमें 2 मेन बोर्ड कंपनियों के और 5 SME IPO हैं। इनमें इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फोरकास्ट स्टूडियो लिमिटेड, ब्रासपोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड, आइडियल टेक्नोप्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, QVC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड शामिल हैं। जिन 5 IPO की लिस्टिंग होगी उनमें सरस्वती सारी डिपोट लिमिटेड, सॉल्व प्लास्टिक प्रोडक्ट लिमिटेड, ब्रॉच लाइफ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड, सनलाइट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अगले 5 साल में 1.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी यह निवेश अपने मुख्य कारोबार तेल शोधन और ईंधन बिक्री को बढ़ाने के साथ साथ पेट्रो रसायन और ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में करेगी। BPCL के पास वर्तमान में देश की कुल तेल शोधन क्षमता का करीब 14% और ईंधन खुदरा नेटवर्क का लगभग 1/4 हिस्सा है। देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को 17 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी को ये नोटिस दिल्ली GST अधिकारियों से मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। हीरो मोटोकॉर्प का कहना है कि कंपनी को दिल्ली सरकार के GST अधिकारी के कार्यालय से वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अस्वीकृति के मामले में 17 अगस्त 2024 को एक आदेश प्राप्त हुआ है। कई ग्राहकों द्वारा जोमेटो पर AI द्वारा उत्पन्न भोजन और पकवान की तस्वीरों के बारे में शिकायत किए जाने के बाद CEO दीपेंद्र गोयल ने प्लेटफॉर्म से ऐसी तस्वीरों को हटाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गोयल ने कहा कि उन्होंने इन भ्रामक छवियों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्राहकों और रेस्तरां के बीच विश्वास का हनन होता है, बल्कि रिफंड में वृद्धि होती है और ग्राहकों की रेटिंग कम होती है। युवा पीढ़ी के सोचने के तरीके में आए पीढ़ीगत अंतर के कारण देश में लग्जरी सामानों की खपत बढ़ रही है और सुपर लग्जरी कारें इसका अपवाद नहीं है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मैक्लारेन और एस्टन मार्टिन जैसे ब्रांडों की लग्जरी कारों की घरेलू बाजार में मजबूत मांग देखी जा रही है। अमेरिका से टेक प्रमुख एप्पल इंक भारत में अपना चौथा आईफोन असेंबली प्लांट लगाने के लिए तैयार है, जिसे इसके प्रमुख अनुबंध निर्माता टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें नवंबर में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रक्षाबंधन के अवसर पर पूरे देश में 12,000 करोड़ रुपए के त्योहारी कारोबार का अनुमान जताया है। उद्योग संगठन का कहना है कि राखी की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है और लोग त्योहार को लेकर काफी उत्साहित हैं। संगठन ने ग्राहकों से भारतीय उत्पादों के साथ त्योहार मनाने का आग्रह किया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों के दौरान उनकी बिक्री में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
एफएमसीजी कंपनियों का मानना है कि ग्रामीण बाजारों में मांग में सुधार और अच्छे मानसून का बिक्री पर सकारात्मक असर दिखेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, डाबर, ब्रिटानिया, इमामी और नेस्ले जैसी कंपनियां रोजमर्रा के उपयोग वाला उपभोक्ता सामान बनाती हैं और ये उनके लिए अच्छी खबर है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत सहित अन्य देशों में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में भी रविवार को कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ न्यूयॉर्क की सड़कों पर बांग्लादेशी प्रवासियों ने रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार की ओर वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात उत्पन्न ना हो जाएं। We are Hindu American community here from United States come here to bring attention to the Bangladeshi Hindu genocide going on. We are very concerned that what has happened in 1971 can repeat itself. The videos of the brutalities, the burning of the Hindu temples is deeply, deeply concerning, and we as a community internationally, no matter who you are, what your faith is, we need to stop this genocide of the Hindus going on in Bangladesh. और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इंडिया डे परेड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर सहित 40 से ज्यादा झांकियां निकाली गईं। भारतीय लोग तिरंगा लेकर परेड में ढोल बजाते और नाचते गाते दिखे। सड़कों पर देशभक्ति और धार्मिक गाने भी बजे। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अनुसार परेड में 50 से अधिक मार्चिंग ग्रुप और 30 से अधिक मार्चिंग बैंड के अलावा मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थीं। खास मेहमानों के तौर पर एक्टर पंकज त्रिपाठी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी शामिल हुए। भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क में हर साल इंडिया डे परेड होती है। ये परंपरा 4 दशकों से ज्यादा समय से चली आ रही है। और हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम पर बातचीत बुधवार को काहिरा में फिर से शुरू होने वाली है। मिस्र, कतर और अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधिमंडल बुधवार और गुरुवार को होने वाली वार्ता में भाग लेंगे। वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल तेल अवीव पहुंचे। युद्ध शुरू होने के बाद से ये इजराइल की उनकी 10वीं यात्रा है। अमेरिकी विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि तेल अवीव में एक धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभी नहीं हुई है। पुलिस ने जांच के दौरान कहा है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। और दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के जहाज के बीच टक्कर हुई है। चीन ने फिलीपींस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि फिलीपींस ने जानबूझकर दक्षिण चीन सागर में एक चीनी जहाज को टक्कर मारी है। चीन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि फिलीपींस बार बार उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया। दोनों देशों के जहाजों में ये टक्कर आज तड़के 3:24 पर हुई। इस घटना पर फिलीपींस की सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जोनाथन मलाया ने बयान जारी करके कहा है कि दक्षिण चीन सागर में अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए फिलीपींस की कार्रवाई उकसावे वाली नहीं है। चीन कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता गान यू के मुताबिक सोमवार को फिलीपींस तटरक्षक जहाजों ने बिना अनुमति के सबीना शोल के पास पानी में अवैध रूप से घुसपैठ की। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने विरोधी जहाज को रोकने की चेतावनी दी थी। वहीं चीन के कोस्ट गार्ड ने कहा कि उन्होंने इस घटना को लेकर कानून के मुताबिक फिलीपींस के जहाजों के खिलाफ नियंत्रण उपाय किए। साथ ही साथ फिलीपींस के उल्लंघन और उकसावे को तुरंत रोकने को लेकर परिणाम भुगतने को चेतावनी दी है। हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध की ताज़ा कड़ी में इजरायली हमलों में 28 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने ये हमला गाजा में शनिवार रात और रविवार को किया। इजराइल ने नए सिरे से बमबारी करते हुए कल तड़के दीर अल बलाह में एक मकान पर हमला किया, जिसमें एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हो गई।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उत्तरी शहर जवालिया में 2 अपार्टमेंटों पर हमला हुआ, जिसमें 2 पुरुषों, एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। अल अवदा अस्पताल के अनुसार मध्य गाजा में 2 अन्य हमलों में 9 लोग मारे गए। नासेर अस्पताल के अनुसार शनिवार देर रात दक्षिणी शहर खान यूनिस के पास हमले में एक ही परिवार के 4 लोग मारे गए, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया है और पास में ही एक स्थित पुल पर हमला किया है। वहीं रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के लगातार हमले के बाद रूस के भी जवाबी हमले को कमजोर करने के लिए यूक्रेन ने एक अन्य पुल को निशाना बनाया है। इसके कारण रूसी सेनाओं की आपूर्ति पर असर पड़ा है। यह हमला सीमा पार से की गई घुसपैठ के 2 सप्ताह से भी कम समय में हुआ है। इस हमले से रूसी आपूर्ति मार्ग बाधित हो गया है। हालांकि मॉस्को यहां तक पहुंचने के लिए पॉन्टून और अन्य माध्यमों का उपयोग कर सकता है। यूक्रेनी वायुसेना की ओर से शुक्रवार को एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें क्षतिग्रस्त पुल नजर आ रहा है। 2 दिन पहले ही सियाम नदीप्योप्र ने एक अन्य पुल को ध्वस्त कर दिया गया था। आधिकारिक रूप से साफ नहीं हो पाया है कि दूसरा पुल कहां है, लेकिन रूसी टेलीग्राम चैनल की ओर से कहा गया है कि ये सियाम पर रूस की मैच समाचार साइट के अनुसार हमलों के कारण क्षेत्र में अब केवल एक ही पुल बचा है। इसके कारण रूसी सेना तक पहुंचने वाली मदद और क्षेत्र से आम नागरिकों को निकालने के मॉस्को के प्रयासों की चुनौती बढ़ गई है। और बात करें खेलों की, तो पेरिस ओलंपिक के समाप्त होने के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों को पेरिस पैरालंपिक के शुरू होने का इंतजार है। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। भारत पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है, जो कि पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। खेल प्रेमियों की नजर अब पेरिस पैरालंपिक पर टिकी हुई है। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में आयोजित होंगे। भारत पेरिस पैरालंपिक में पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना अब तक का सबसे बड़ा 84 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 54 खिलाड़ियों का दल भेजा था, जिसमें 14 महिलाएं थी। पेरिस पैरालंपिक में भारत 84 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है, जिसमें 32 महिलाएं हैं। इस बार पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो 3 नए खेल रहेंगे, जिनमें भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस तरह भारत इस बार कुल 12 खेलों में हिस्सा लेगा। पेरिस पैरालंपिक में कुल 22 खेलों का आयोजन किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदक जीतने में कामयाबी पाई थी। इनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल थे। बहुत बड़ा दल है, क्योंकि पिछली बार हम 56 के आसपास गए थे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ी निराश नहीं करेंगे, बहुत शानदार परफॉर्मेंस देंगे। और मैंने मंच के माध्यम से भी बोला था कि 25 से ज़्यादा पदक जीतेंगे हम। टॉप 20 कंट्रियों में आएंगे मेडल टैली में। पदक के दावेदारों की बात करें तो अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। अवनी पेरिस पैरालंपिक में भी हिस्सा ले रही हैं। मैं 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस बार, तो उसी के लिए कोशिश रहेगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ वहाँ जाके। 2 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट हैं और एक 50 मीटर 3 पोजीशन। तो कोशिश तो यही रहेगी कि मैं तीनों इवेंट्स में अपना बेस्ट दूँ और कंट्री के लिए मेडल लाऊँ। होपफुली लेट्स सी उस दिन क्या होता है। 2 बार के विश्व चैंपियन और टोक्यो के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल से एक बार फिर जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक की उम्मीद रहेगी। इस चीज़ का प्रेशर नहीं ले रहे हम कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड करके ही आना है। फर्स्ट हमारा गोल्ड मेडल को डिफेंड करना रहेगा कि हाँ गोल्ड मेडल के साथ में आए। बाई चांस अगर जो मेरा अच्छा दिन हुआ तो कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करके आए वहाँ पे। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भारत के लिए पैरालंपिक में पहला पदक जीता था और वे एक बार फिर महिला एकल और महिला युगल में पदक की चुनौती पेश करती नजर आएंगी। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे और एक बार फिर उनसे पदक की उम्मीद है। हरविंदर इंडिविजुअल रिकर्व ओपन और मिक्स टीम रिकर्व ओपन में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक की तरह ही
पेरिस पैरालंपिक में भी लैंगिक समानता पर जोर रहेगा। उद्घाटन समारोह में भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल भारत के ध्वजवाहक होंगे। भाग्यश्री जाधव शॉटपुट F34 कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उन्होंने 2022 के एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीता था। वहीं टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में वे 7वें स्थान पर रही थीं। वहीं सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में विश्व रिकॉर्ड के साथ जैवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। सुमित ने 2023 की विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2022 के एशियन पैरा गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। और भारतीय महिला ए क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज की। रविवार को खेले गए तीसरे वनडे में भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 171 रन के विशाल अंतर से शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 243 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 72 रन बनाकर आउट हो गई। लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा ने टूर पर अपने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।